हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आपका आपके अपने चैनल होम ट्यूशन पे। दोस्तों आज जो क्लास का टाइम था 9 बजे, वो थोड़ा सा लेट हुआ क्योंकि नेटवर्क इश्यू है, लगातार थोड़ा बना हुआ है, उसको रिजोल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्लास ये आपकी लेट हो रही है, इसके लिए क्षमा चाहेंगे। अगर आप हमारे साथ जुड़कर ऑनलाइन तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारी ऐप को डाउनलोड कीजिए। होम ट्यूशन चैनल आपकी खुद की ऐप है, डाउनलोड करके रजिस्टर कीजिए और वहाँ पे आपको ड्रीम बैच मिलेगा जिसमें कंप्लीट आपको मैथ, रीजनिंग, जीके, हिंदी आपको मिलने वाली है। तो अगर आप भी हमारे साथ जुड़कर तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमें इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे आप ज्वाइन करेंगे 25 मॉक टेस्ट आपको हैंड टू हैंड मिल जाते हैं CISF पैटर्न पे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। तो आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं दोस्तों वो है हमारा डाइस, ठीक है। तो सबसे पहले डाइस पर जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा फिगर्स के बारे में, क्योंकि डाइस पर जाने से पहले फिगर्स के बारे में जानना जरूरी है। तो फिगर्स यानी आकृतियां हैं वो दो प्रकार की होती हैं, एक 2D होता है और एक 3D होता है। डी का मतलब होता है दोस्तों डायमेंशन, यानी ऐसी आकृति जिनमें केवल दो ही विमाएं होती हैं, दो ही सरफेस होती, मतलब दो डायमेंशन होती है। जैसे मान लीजिए आयत की अगर मैं बात करूं तो आयत में क्या होगी भाई, या तो लंबाई होगी या फिर चौड़ाई होगी। इसी प्रकार वर्ग है तो वर्ग में भी क्या मिलेगी, लंबाई या चौड़ाई। ट्राइंगल है तो इसमें क्या मिलेगी, आपका आधार या फिर हाइट, यानी केवल दो ही डायमेंशन जिसमें मिलते हैं उन आकृतियों को हम 2D फिगर कहते हैं। जबकि 3D की बात करें तो वो आकृतियां जिनमें लंबाई चौड़ाई के साथ साथ ऊंचाई या कोई तीसरी विमा भी होती है। जैसे आपका क्यूब है, क्यूबाइड है, घन और घनाभ है, ये क्या है, एक 3D फिगर है क्योंकि इसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई होती है, 3 डायमेंशन होती हैं, तो ये 3D फिगर होगी। तो डाइस जो है वो भी एक घन का ही आकार होता है, वो भी एक क्यूब से मिलकर बना होता है। तो सबसे पहली बात तो यही कि आपका जो डाइस है एक 3D फिगर है। बात करें दोस्तों जो नॉर्मल डाइस हम देखते हैं, या आपने लूडो खेला होगा, मोबाइल में भी हम खेलते हैं, तो उसमें होता क्या है कि नंबर इस प्रकार से लिखे होते हैं, इस प्रकार से नंबर लिखे होते हैं और उनको हम खेलते हैं तो अलग अलग नंबर आपको मिलते हैं, यानी 1 से लेकर 6 तक कोई भी डिजिट आपका उसमें आ सकता है। लेकिन दोस्तों बात करें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इसमें ज़रूरी नहीं कि आपको यहाँ पे नंबर ही मिले, आपको इस पर कोई सिंबल भी मिल सकता है, किसी का नाम मिल सकता है, ठीक है, कोई कलर मिल सकता है, कुछ भी इस पर हो सकता है दोस्तों, ठीक है। तो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से चलना है, ठीक है। इस पर कोई नंबर भी हो सकता है, नाम हो सकता है, कलर नेम, कोई अदर सिंबल भी हो सकता है, ठीक है। तो एग्जाम में इस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो यहाँ पर जाने से पहले हम घन के बारे में जानेंगे, क्यूब के बारे में जानेंगे, क्योंकि डाइस जो है अल्टीमेटली बना तो घन से ही है ना। तो कई बार डायरेक्ट एग्जाम में घन से संबंधित छोटे छोटे सवाल आ जाते हैं जिनको जानना जरूरी है। तो देखिए दोस्तों, अगर घन की एक्चुअल आकृति को मैं बनाना चाहूँ तो वो लगभग इस प्रकार से बनती है। आपने देखा भी होगा इस प्रकार का जो बॉक्स होता है, मेले वगैरह में हम लेके आते हैं, जो कलर वाला होता है, वो भी एक क्यूब होता है। तो सबसे पहली बात ये आती है कि किसी भी घन में पहली जो विशेषता है वो है उसकी सरफेस। सरफेस का मतलब होता है दोस्तों सतह, या इसको हम फलक भी कह सकते हैं। तो किसी भी पासे में दोस्तों 6 सरफेस होती हैं, ठीक है, या किसी घन में भी 6 सरफेस होते हैं। जिस कमरे से आप इस क्लास को देख रहे हो उस कमरे को अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको उसमें भी 6 ही सरफेस नजर आएंगी, राइट, लेफ्ट, टॉप, बॉटम, फ्रंट और बैक दोस्तों, ठीक है। तो उसी प्रकार से जो घन है इसमें आप देख रहे हो टॉप है, बॉटम है, राइट है, लेफ्ट है, फ्रंट और बैक है। तो कितनी सरफेस होगी दोस्तों, 6 सरफेस होगी। दूसरी जो विशेषता है दोस्तों कॉर्नर। कॉर्नर का मतलब होता है दोस्तों कोने। जैसे यहां पे बात करें, जिस कमरे में आप बैठे हो तो 4 कोने आपको नीचे नजर आ रहे होंगे और 4 ही कॉर्नर कहां होते हैं दोस्तों, ऊपर होते हैं। ठीक वैसा ही घन में होता है 1 2 3 4, 4 कॉर्नर ऊपर हैं, 1 2 3 4, 4 ही कॉर्नर नीचे हैं। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि किसी भी घन में 8 कॉर्नर होते हैं, ठीक है। तीसरी चीज यहां पे जो इंपॉर्टेंट है वो है दोस्तों एज, जिसको हम कोर या किनारे भी कहते हैं। तो किसी भी घन में दोस्तों 12 किनारे होते हैं। किनारे क्या होते हैं दोस्तों, दो सतह को मिलाने वाली एक लाइन को हम
कोर कहते हैं, एज कहते हैं। जैसे यहाँ पे अगर इस डाइस में हम बात करें तो टॉप और राइट को मिलाने वाली ये जो लाइन है आपकी कोर कहलाती है। राइट और फ्रंट को मिलाने वाली ये एक लाइन जो है कोर कहलाती है। इसी प्रकार से फ्रंट और बॉटम को मिलाने वाली ये भी एक क्या है, कोर है। ये भी कोर है, ये भी कोर है, ये भी कोर है, ये भी कोर है दोस्तों, ये भी कोर है, ये भी। तो इस प्रकार से अगर टोटल काउंट करोगे तो कितने हो जाते हैं दोस्तों, 12 किनारे कहलाते हैं। ठीक है, तो ये विशेषता है घन की। सरफेस कितनी होती है दोस्तों, 6। कॉर्नर कितने होते हैं, 8। एज, कोर या किनारे कितने होते हैं, 12 किनारे होते हैं। ठीक है दोस्तों, बात आ गई समझ में। ये हमने देखा घन के बारे में, बिल्कुल आराम से, बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे। हर चीज़ को कवर करते हुए डाइस को अगर आपने पूरा पढ़ा तो कभी जिंदगी में दोबारा डाइस पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और कोई भी सवाल आपका गलत नहीं होगा। ठीक है भाई, तो चलिए अब आते हैं डाइस पर। तो डाइस की बात करें तो उससे पहले एक और बात मैं कहना चाहूँगा। जैसे घन की एक्चुअल आकृति तो ये होती है जिसमें हमें सतह कितनी नजर आती हैं दोस्तों, 6 सतह हैं ये। लेकिन जब आप किसी पासे को या किसी घन को देखते हो ना तो एक साथ आपको 6 की 6 सतह नजर नहीं आती हैं। यानी किसी भी पासे को अगर आप किसी भी एंगल से देखोगे तो एक साथ केवल आपको 3 ही सतह नजर आएंगी। 3 हमेशा क्या होंगी, हिडन होंगी। और पासे का जो सवाल आता है उसमें क्या होता है दोस्तों, इस पर कुछ नंबर लिखा होता है और आपसे पूछा किसके बारे में जाता है कि बताइए 4 के विपरीत कौन सा नंबर होगा, 2 के विपरीत कौन सा नंबर होगा, अगर 2 टॉप पर है तो बॉटम पे कौन सा नंबर होगा। यानी जो सतह छुपी हुई हैं उनके बारे में ही आपसे सवाल किया जाता है। लेकिन बेसिक चीज़ ये है कि जो सरफेस आपको नजर आ रही है उनकी संख्या केवल 3 होती है। 3 सतह हमेशा क्या होते हैं दोस्तों, हिडन होते हैं। जब भी आप किसी पासे को, किसी घन को देखते हो तो एक साथ आपको 3 ही मैक्सिमम सतह नजर आ सकती हैं। ठीक है भाई, चलिए अब आते हैं पासे पर। तो दोस्तों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पासा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो, दिल्ली पुलिस हो, रेलवे हो, आईटीबीपी, एसएसबी, कोई भी एग्जाम हो, पासे से 1 या 2 क्वेश्चन डेफिनेटली बन जाते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि पासे के जो सवाल हैं एग्जाम में पूछे जाते हैं वो कितनी प्रकार के आते हैं। तो आप अपनी कॉपी में इनको नोट करते चलिए, बढ़िया से नोट्स बनाते हुए। पहली जो टाइप है उसमें होता है दोस्तों व्हेन ओनली 1 फिगर इज गिवन। यानी जब पासे की केवल एक आकृति दी जाए, जब पासे की केवल एक आकृति दी जाए, इसमें होगा क्या कि पासे की केवल आपको एक ही आकृति दी जाएगी और उस पर कुछ नंबर लिखे होंगे इस प्रकार से, और आपसे इस एक आकृति का अध्ययन करके ही सवाल पूछा जाएगा। सवाल आएगा, दिए गए पासे की एक आकृति का अध्ययन करते हुए बताइए 4 के विपरीत कौन सा नंबर होगा, 3 के विपरीत कौन सा नंबर होगा, 2 के विपरीत कौन सा नंबर होगा। यानी केवल एक फिगर के आधार पर आपको सवाल को सोल्व करना होगा। दूसरी जो टाइप आती है दोस्तों, इसमें आपको 2 आकृतियां दी जाती हैं। व्हेन 2 फिगर्स आर गिवन, जब पासे की 2 आकृतियां दी जाएं। ठीक है, जब पासे की 2 आकृतियां दी जाएं, इसमें होगा क्या कि इस प्रकार से आपको पासे की 2 आकृतियां दी जाती हैं, 2, 3, 4, ये एक आकृति दे दी मान लीजिए और एक आकृति आपको और दी जाएगी। और सवाल ये आएगा कि नीचे दी गई पासे की 2 आकृतियों का अध्ययन करते हुए बताइए 5 के विपरीत कौन सा नंबर होगा, 6 के विपरीत कौन सा नंबर होगा, 4 के विपरीत कौन सा नंबर होगा। यानी केवल 2 आकृति और उन 2 आकृतियों के आधार पर आपको सही आंसर तक पहुंचना होता है। ठीक है, तीसरी टाइप की बात करें तो इसमें होता क्या है कि आपको 2 से ज़्यादा आकृतियां दी जाती है। व्हेन मोर देन 2 फिगर आर गिवन। ठीक है, जब पासे की 2 से ज़्यादा आकृतियां दी जाए। ठीक है, अब 2 से ज़्यादा का मतलब कि आकृतियां 3 भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं। इसी प्रकार से 3 आकृति होंगी, 4 होंगी या 5 होंगी और आपसे सवाल पूछा जाएगा नीचे दी गई पासे की 4 आकृतियों का अध्ययन करते हुए बताइए 3 के विपरीत कौन सा नंबर होगा, 4 के विपरीत कौन सा नंबर होगा। तो इस प्रकार से 3 टाइप होती हैं जिसमें क्लोज पासा होता है। एक चौथी टाइप आती है जिसको हम कहते हैं दोस्तों ओपन डाइस। यानी हिंदी में कहें
हिंदी में इसको कहा जाता है दोस्तों खुला पासा। इसमें होगा क्या कि आपको पासे की ओपन डाइस यानी ओपन आकृति दी जाती है। इस प्रकार से पासे की ओपन आकृति दी जाएगी और आपसे कहा जाएगा कि जब इस पासे को हम फोल्ड करेंगे, बंद करेंगे, तो इनमें से कौन सी आकृति फोल्ड हो सकती है। और ये अलग अलग प्रकार से ओपन हो सकता है, इसकी बहुत सारी वैरायटी होती हैं। ये अलग से एक टाइप है दोस्तों जिसमें हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अलग अलग प्रकार से ये ओपन होगा और इसके आधार पर सवाल आपसे पूछे जाते हैं। एग्जाम में 5वीं टाइप भी आजकल पूछी जाती है कि जब पासे की कोई भी आकृति ना दी जाए, वह नो फिगर इज गिवन। तो जब कोई आकृति दी ही नहीं जाएगी तो उसमें क्या होगा दोस्तों, लैंग्वेज बेस्ड सवाल होगा। आपको सवाल की लैंग्वेज मिलेगी और लैंग्वेज के आधार पे आपको डायग्राम बनाना होगा या आपको अपने लॉजिकल सीक्वेंस के आधार पे सवाल को सोल्व करना होगा, ठीक है। तो ये 5 वैरायटी के सवाल डाइस से संबंधित एग्जाम में आते हैं। पहली है कि जब पासे की केवल एक आकृति दी जाएगी, जब 2 आकृतियां या 2 से ज़्यादा हो सकती हैं। चौथी टाइप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ओपन डाइस। और 5वीं टाइप है दोस्तों कि जब पासे की कोई आकृति ही नहीं दी जाएगी तो सवाल को सोल्व कैसे किया जाएगा, वो भी हम यहाँ पे देखने वाले हैं दोस्तों। आइए अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि टॉपिक पर स्टार्ट करने से पहले या टॉपिक में घुसने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो टॉपिक है एग्जाम में कितने प्रकार से पूछा जाता है। आप सभी जानते हैं कि जो पासा होता है उस पर जो नंबर लिखे होते हैं दोस्तों 1 से लेकर कहां तक होते हैं दोस्तों, 6 तक होते हैं। इतनी बात तो आप जानते होंगे। अब सबसे पहले सवालों पर जाने से पहले हमें ये जानना चाहिए कि पासे हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए दोस्तों, एग्जाम में जब पासा आएगा तो उसमें नाम भी हो सकता है, नंबर भी हो सकता है, कलर भी हो सकता है, सिंबल भी हो सकता है, न्यूमेरिकल भी हो सकता है, कोई मैथ का कोई सिंबल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन टाइप जो है डाइस की वो हम नंबर्स के आधार पे डिसाइड करते हैं। जैसे आपको पता है 1 से लेकर 6 तक नंबर होते हैं। मान लीजिए कोई पासा आपको दिया गया, ये जी डाइस दिया गया है, इस डाइस की आपको एक आकृति दी गई इस प्रकार से, और आपसे पूछा जाए कि ये पासा है वो किस प्रकार का है, स्टैंडर्ड है या जर्नल है, तो ये आपको पता होना चाहिए। वही मैं आपको अभी बताने वाला हूं। तो डाइस जो है 2 प्रकार के होते हैं। एक को कहा जाता है दोस्तों स्टैंडर्ड डाइस, स्टैंडर्ड यानी इसको हम हिंदी में कहते हैं मानक पासा, और दूसरा होता है दोस्तों आपका जनरल डाइस, यानी इसको हम कहते हैं सामान्य या साधारण पासा। अब कैसे पहचानेंगे कि कोई भी जो पासा है वो साधारण है या मानक है, तो ध्यान से देखिएगा। मैंने पासे की एक आकृति मान लीजिए यहां बनाई भाई, ये पासे की एक आकृति दी गई है, ठीक है, ये एक आकृति है और एक आकृति मैं यहां बना रहा हूं पासे की, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपसे कहा गया, अब मान लीजिए जो पहली आकृति है इसमें मुझे चेक करना है कि ये पासा स्टैंडर्ड है या जर्नल है, मानक है या सामान्य है। तो क्या करना है दोस्तों, आपको करना क्या है कि जो भी सरफेस नजर आ रही है ना, इनमें हम 2-2 को जोड़ के देखेंगे। जैसे 5 और 3 को जोड़ेंगे तो भाई 5 और 3 को जोड़ोगे कितना आएगा, 8 आएगा। फिर आप 1 और 3 को जोड़ोगे तो 1 प्लस में 3 बराबर कितना होगा जी, 4 होगा। फिर आप 1 और 5 को जोड़ोगे तो 1 प्लस में 5 बराबर क्या होगा, 6 होगा। इसी प्रकार ये जो दूसरी आकृति है उसमें भी चेक कर लेते हैं। तो हमने देखा भी 4 और 3 कितना होगा, 7 होगा, जबकि 3 और 2 कितना होगा जी, 5 होगा, और 4 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा जी, 6 आएगा। इतनी बात आपको समझ में आई। हमने कुछ भी नहीं किया, ये जो 2 पासे की अलग अलग आकृति दी थी, इनमें जो नंबर दिख रहे थे मुझे, उनमें 2-2 को जोड़ के देखा। अब डेफिनेशन ध्यान से देखिए। मानक पासा स्टैंडर्ड डाइस है, उसकी डेफिनेशन क्या होगी, तो ऐसा पासा या पासे की दी गई आकृति में किन्हीं भी 2 सतह को जोड़ने पर, किन्हीं भी 2 सतह को जोड़ने पर अगर योगफल 7 नहीं आता है तो पासा होगा आपका स्टैंडर्ड। और किसी भी पासे की दी गई आकृति में किन्हीं भी 2 सतह के अंकों को जोड़ने पर अगर कहीं भी 7 आ जाता है, कहीं भी,
तो वो पासा कौन सा होगा? सामान्य होगा। सात में भी सा है, सामान्य में भी सा है, तो अगर कहीं सात आपको मिले तो पासा आपका सामान्य है, और अगर कहीं भी सात ना मिले तो पासा आपका स्टैंडर्ड यानी मानक होगा। अब ऐसा क्यों है कि भाई स्टैंडर्ड में तो अपोजिट मतलब सात नहीं होना चाहिए, सामान्य में सात होना चाहिए। तो दोस्तों स्टैंडर्ड में एक रूल चलता है, और रूल ये है कि मानक पासे में हमेशा ऑलवेज अपोजिट सतह यानी अपोजिट सरफेस के जो अंकों का योग है ना वो 7 होता है। मानक पासे में हमेशा विपरीत सतह के अंकों का योग 7 होता है। कहने का मतलब अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई अगर मानक पासा है तो उसमें एक के विपरीत क्या आएगा, तो आप सभी जानते हैं कि पासे में नंबर होते हैं जी 1 2 3 4 5 और 6 तक। अब एक के विपरीत वो नंबर होगा जो इसको मिलाकर 7 कर देगा, तो 6 और 1 7 होते हैं। तो मानक पासे में हमेशा एक के विपरीत 6 होता है। मैं आपसे पूछूं जी 5 के विपरीत क्या होगा, तो अब आपको पता है जी 5 के विपरीत तो 2 होगा, क्योंकि 5 और 2 ही मिलकर 7 बनाते हैं। इसी प्रकार 3 के विपरीत क्या होगा जी, 3 के विपरीत 4 होगा, क्योंकि अपोजिट सतह का योग 7 होता है। किसमें? स्टैंडर्डाइज में। इसलिए स्टैंडर्डाइज में सामने दिखाई दे रही सतह के अंकों को जोड़ने पर 7 नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि इसमें विपरीत का योग कितना होता है? 7 होता है। जबकि सामान्य में क्या होगा, आपको 7 दिख जाएगा, और 7 दिख गया इसका मतलब पासा कौन सा है भाई? साधारण है, सामान्य है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई होगी। क्लास अगर आपको पसंद आ रही है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे साथ जुड़कर इसी प्रकार से ज़बरदस्त तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो हमारी ऐप डाउनलोड कीजिए और बैच को परचेज कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे मैं आपको 4 आकृतियाँ बना रहा हूँ पासे की। जैसे मान लीजिए पहला जो ऑप्शन है वो इस प्रकार से है भाई, ये पहला ऑप्शन है, ये दूसरा ऑप्शन है, ये तीसरा ऑप्शन है, और ये चौथा ऑप्शन है। ठीक है, ये नंबर 4 ऑप्शन है। मैं आपसे बस सिर्फ इतना पूछना चाह रहा हूं कि इन 4 आकृतियों को ध्यान से देखिए और आप मुझे बताइए कि इनमें से कौन सी आकृति है जो सामान्य पासा है और कौन सी आकृति ऐसी है जो स्टैंडर्ड है यानी मानक है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले पासे को देखो, तो देखो 4 और 3 और 4 को जोड़ेंगे 7 आएगा, 7 आया, तो 7 का मतलब कौन सा होगा जी? जर्नल होगा यानी सामान्य। 7 है तो सामान्य है। ठीक है, यहां देखिए 6 और 5 को जोड़ेंगे 11 आएगा, 6 और 4 10 होगा, 5 और 4 9 होगा, यानी कहीं भी 7 नहीं है। तो अगर नहीं है तो ये पासा कौन सा होगा जी? स्टैंडर्ड होगा, मानक होगा। क्लियर है? नंबर 3 ऑप्शन में देखो तो आपको क्लियर नजर आ जी, 5 और 2 कितना हो रहा है? 7, तो 7 से पासा कौन सा हो जाता है जी? सामान्य। यहां देखोगे 2 और 4 6 होगा, 6 और 4 को जोड़ोगे 10 होगा, और 6 और 2 8 कितना होगा जी? 8 होगा। तो यहां पे 7 नहीं है, तो ये पासा कौन सा होगा दोस्तों? स्टैंडर्ड होगा, मानक होगा। ठीक है, तो उम्मीद करूंगा डेफिनेशन आपको पसंद आई होगी या समझ में आई होगी कि स्टैंडर्डाइज किसको कहा जाएगा, जर्नल डाइज किसको कहा जाएगा। ऐसा पासा जिनकी 2 सतह को, कोई भी 2 सतह अगर आप उनको जोड़ते हो और कहीं 7 नहीं मिलता है तो पासा स्टैंडर्ड होगा। क्यों? क्योंकि स्टैंडर्डाइज में हमेशा विपरीत सतह के अंकों का योग 7 होता है, जबकि सामान्य पासे में ऐसा नियम लागू नहीं है। क्लियर होगी बात? तो बताइए कमेंट करके कि समझ में आया कि नहीं आया इतनी बात। अंगूठा दिखाइए। तो हमने डेफिनेशन देख ली है अच्छी तरीके से।
बस एक रूल याद रखना कि स्टैंडर्ड डाइस में अपोजिट सतह के अंकों का योग हमेशा कितना होता है दोस्तों, 7 होता है। और यहां से हम सवालों की ओर आगे बढ़ रहे हैं, टाइप टू टाइप आगे बढ़ेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट बात होगी वो आपको बता दी जाएगी। ठीक है भाई, तो चलिए शुरू करते हैं, लेते हैं पहली टाइप। तो पहली टाइप हमारी कौन सी है दोस्तों, व्हेन ओनली वन फिगर इज गिवन, जब पासे की केवल एक आकृति दी जाए। ठीक है भाई, तो ध्यान से देखेंगे। जैसे मान लीजिए पासे की आपको एक आकृति दी गई भाई, जैसे मान लीजिए भाई ये आकृति दे रखी है, ये आकृति दी गई और आपसे पूछा जाएगा कि इस पासे में 6 के विपरीत कौन सा नंबर होगा, और आपको ऑप्शन मिलेंगे इस प्रकार से 5, 3, 1 और 4। ठीक है, तो ध्यान से देखना, मुझे पता है आपको याद आता होगा बहुत सारे बच्चों को, लेकिन बोलना नहीं है, पहले इस कंसेप्ट को समझिए। देखो भाई, इस प्रकार की पासे की चाहे एक आकृति दी जाए, चाहे 2, चाहे 3, चाहे 4, चाहे 50, चाहे 100 आकृतियां, 100 आकृतियां दी नहीं जाएंगी, लेकिन अगर दे भी रखे हैं तो भी पहला काम आपको यह करना है कि चेक करना है कि पासा मानक है या सामान्य है। क्या पहचान बताई थी, किसी भी पासे में दी गई आकृतियों के दो अंकों को जोड़ने पर अगर कहीं भी 7 मिलता है तो 7 से सामान्य, और अगर कहीं भी 7 नहीं मिलता है तो पासा कौन सा हो जाएगा, स्टैंडर्ड हो जाएगा, मानक हो जाएगा। तो पहला काम आपको यही करना है, चेक कीजिए कि पासा मानक है या सामान्य है। तो आप देख रहे हैं जी 5 और 3 8, 6 और 3 9, 6 और 5 11, कहीं भी 7 नहीं मिला, इसका मतलब पासा कौन सा है दोस्तों, स्टैंडर्ड है। पहली बात क्लियर हुई, पासा कौन सा है, स्टैंडर्ड है, मानक है। दूसरी बात, किसी भी पासे में जो सरफेस आपको नजर आ रही है वो कभी भी एक दूसरे की विपरीत नहीं हो सकती। यानी आपको यहां पे नजर क्या क्या आ रहा है दोस्तों, आपको नजर आ रहा है जी 3, 5, 6, तो भाई 3 का विपरीत 5 नहीं हो सकता, 3 का विपरीत 6 भी नहीं हो सकता। यानी ये जो तीनों नंबर हैं आपस में एक दूसरे के अपोजिट नहीं हो सकते। क्यों, क्योंकि अगर 6 का अपोजिट मान लीजिए 5 होता तो 5 यहां थोड़ी होता, वो तो बॉटम पे होता। 3 का अपोजिट मान लीजिए 6 होता तो 3 तो यहां पे राइट में, तो 6 कहां होता, लेफ्ट में होता और हिडन होता। समझ गए, यानी जो सरफेस आपको नजर आ रही है वो एक दूसरे के विपरीत नहीं हो सकती। और दूसरी बात, हम जानते हैं कि पासे में 1 से लेकर 6 तक ही नंबर होते हैं। तो जी 3, 5, 6 आपको नजर आ रहे हैं, बच गए कौन कौन से जी, 1, 2 और 4। इतनी बात क्लियर हुई। और अभी हमने एक रूल देखा है कि भाई स्टैंडर्ड डाइस में अपोजिट सतह के अंकों का योग कितना होता है, 7 होता है। तो यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप मुझे कह सकते हो जी 6 का विपरीत 5 और 3 तो हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो इसके 7 नजर आ रही हैं। अच्छा जी 6, और ये पासा कौन सा है दोस्तों, स्टैंडर्ड है। तो स्टैंडर्ड डाइस में आपको सोचने की भी आवश्यकता नहीं है कि 6 का विपरीत क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि अपोजिट का योग कितना होगा, 7। 5 का विपरीत कितना होगा, 2, क्योंकि 5 और 2 कितना होगा, 7। और 3 का विपरीत क्या होगा, 4, क्योंकि 3 और 4 कितने होते हैं, 7 होते हैं। सवाल आपसे पूछा है कि 6 का विपरीत क्या आएगा, तो ऑप्शन नंबर सी पर हम टिक कर देंगे जी, 1 हमारे सवाल का आंसर होगा। एक और सवाल मैं लेता हूं, जैसे मान लीजिए आपसे सवाल पूछा गया, मान लीजिए आपसे सवाल पूछा गया जी 4, 1, 2, इस पासे में बताइए 4 के विपरीत कौन सा नंबर होगा। और ऑप्शन इस प्रकार से हैं, ऑप्शन नंबर ए 5, ऑप्शन नंबर बी है जी 6, सी है 1 और डी है जी 3। तो आप पहला काम क्या करोगे, चेक करोगे कि पासा सामान्य है या मानक है। तो यहां पे देखो 2 और 1 3, 4 2 6, 4 और 1 5, कहीं भी 7 नहीं है, इसका मतलब पासा कौन सा है आपका, स्टैंडर्ड है, मानक है। दूसरी बात यह कि आपको जो सतह नजर आ रही है एक दूसरे के विपरीत नहीं हो सकती, यानी 1 2 4 एक दूसरे के अपोजिट नहीं हो सकते। अच्छा जी 1 2 4 मुझे नजर आ रहा है, तो छुपे हुए कौन कौन से हैं जी, आप कहेंगे सर जी छुपा हुआ है 3 5 6।
भाई 1 2 4 आपको नजर आ रहा है, 3 5 6 यहाँ पे क्या है, हिडन है। और स्टैंडर्ड डाइस में एक ही रूल है दोस्तों, एक ही गोल्डन रूल है कि विपरीत सतह के अंकों का योग कितना होगा, 7 होगा। तो अगर मुझसे कोई पूछे 4 के विपरीत क्या होगा, तो 3 होगा, 2 के विपरीत क्या होगा, 5 होगा, 1 के विपरीत क्या होगा, 6 होगा। और सवाल में मुझसे पूछा है 4 का विपरीत क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी 3 मेरा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मानक पासे में हमेशा विपरीत सतह के अंकों का योग 7 होता है। तो आप मुझे बताइए, जब पासे की एक आकृति दी जाए और वो एक आकृति भी अगर मानक पासे की हो, स्टैंडर्ड डाइस की हो, तो क्या आपको प्रॉब्लम होगी? नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि पासे में, मानक पासे में एक ही रूल लगता है, विपरीत सतह के अंकों का योग कितना होगा, 7 होगा। ठीक है भाई, चलिए एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए आपसे पूछा गया, भाई एक आकृति दी गई, ये आकृति दी गई भाई, ठीक है, और आपसे मैं पूछूं कि इस आकृति में 1 के विपरीत कौन सा नंबर आएगा। और ऑप्शन आपके मान लीजिए इस प्रकार से है, ऑप्शन है जी 6 3 4 और 5। तो आप पहला काम क्या करेंगे जी, आप चेक करेंगे कि पासा कौन सा है। तो 5 3 8, 3 और 1 4, 5 और 1 6, कहीं भी 7 नहीं है। इसका मतलब पासा कौन सा है दोस्तों, स्टैंडर्ड है, मानक है। दूसरी बात की 1 3 5 एक दूसरे के अपोजिट है, मतलब अपोजिट नहीं हो सकते, एक साथ नजर आ रहे हैं, एक दूसरे के विपरीत नहीं हो सकते। तो बची हुई सरफेस होगी जी 2 4 और 6, यही हुई। अब आप मुझे बताइए मानक पासे में रूल क्या है। मानक पासे में रूल यह है कि विपरीत सतह के अंकों का योग 7 होना चाहिए। तो आप मुझे बताइए 1 के विपरीत कौन सा नंबर आएगा, तो आप कहेंगे जी 6 आएगा। 3 के विपरीत कौन सा नंबर आएगा, 4 आएगा जी। 5 के विपरीत कौन सा नंबर आएगा, 2 आएगा। तो पूछा क्या है, 1 के विपरीत, तो ऑप्शन नंबर 1 पर टिक कर देंगे, यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बताइए समझ में आया कि नहीं आया, और अगर समझ में आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हाँ जी बताइए, वेरी गुड। तो जी मानक पासे में हमें कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, ठीक है, मानक पासे में तो प्रॉब्लम ही नहीं है। तो प्रॉब्लम किस में जी, प्रॉब्लम तो आपको सामान्य पासे में होगी, क्योंकि स्टैंडर्ड डाइस में मानक पासे में तो एक ही रूल लगता है, विपरीत का योग 7 होगा जी। कर दीजिए, कितना ही बड़ा सवाल दे रखा हो, एक ही रूल से सोल्व हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं सामान्य पासे की। जैसे मान लीजिए पासे की एक आकृति आपको दी गई, और इसमें मैं आपसे पूछूं जी 5 के विपरीत कौन सा नंबर होगा। और आपको ऑप्शन इस प्रकार से दिए गए, जरा ध्यान से देखेंगे। ऑप्शन दिया गया है जी 2 6 5 और 3, ठीक है। अब जरा गौर कीजिएगा, सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, यहां भी हम चेक करेंगे कि पासा मानक है या सामान्य है। तो आपको ये नजर आ रहा है कि जी 5 और 2 कितना होता है, 7, और जैसे ही 7 मिले तो इसका मतलब पासा कौन सा है जी, जर्नल है, सामान्य है। ठीक है, हमसे पूछा है कि जी 5 का विपरीत कौन सा होगा। अगर ये पासा स्टैंडर्ड होता, मानक होता, तो हम तुरंत आंसर दे देते जी 5 का विपरीत तो 2 होगा, क्योंकि 5 और 2 ही मिलकर क्या करते हैं, 7 बनाते हैं। लेकिन यहाँ पे पासा सामान्य है, इसमें अपोजिट का योग 7 भी हो सकता है, 7 से कम भी हो सकता है, और 7 से ज़्यादा भी हो सकता है। तो ये रूल यहाँ पे नहीं लगेगा। हाँ, एक बात आपको समझ में आई होगी कि जो सरफेस आपको नज़र आ रही है वो एक दूसरे के विपरीत नहीं हो सकती। तो आपसे पूछा जी 5 का विपरीत, तो आप मुझे बताइए क्या 5 का विपरीत 2 हो सकता है क्या, नहीं, क्योंकि 2 तो इसके साथ नजर आ रहा है। 5 का विपरीत 6 हो सकता है क्या, नहीं, क्योंकि 6 भी इसके साथ नजर आ रहा है। और क्या आपने कभी पासे में देखा है कि एक ही नंबर खुद का भी विपरीत हो, नहीं। क्या 5 का विपरीत 5 हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। तो एक ही ऑप्शन बचता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। बात आ गई समझ में। तो कैसे करते हैं इन सवालों को, जरा ध्यान से देखिए। आप एक बात अच्छी तरीके से जानते हो कि जी 2 5 और 6
एक साथ नजर आ रही हैं और एक साथ छुप कौन सी रही हैं जी, 1 3 4। ठीक है। अब मुझसे मान लीजिए किसी ने पूछा कि जी 5 का विपरीत क्या होगा, तो मैं अच्छी तरीके से जानता हूं कि जी 5 का विपरीत 2 नहीं हो सकता, 6 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि एक साथ मुझे नजर आ रही हैं। तो जी 5 का विपरीत हो सकता है या तो 1 या 3 या फिर 4। समझ गए भाई? 5 का विपरीत 2 और 6 तो हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि एक साथ नजर आ रहे हैं। तो 5 का विपरीत 1 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए मुझसे पूछा गया जी 2 का विपरीत क्या होगा, तो 2 का विपरीत ना तो 5 होगा ना ही 6 होगा, क्योंकि 2 के साथ नजर आ रही है। तो बचे कौन कौन सी जी, 1 3 4। मान लीजिए 3 का विपरीत मुझसे पूछा गया, तो 3 के विपरीत देखोगे तो 2 5 6 इधर नजर आ रहे हैं एक साथ। तो एक साथ छुपे कौन से होंगे जी, 1 3 4, यानी ये तीनों सरफेस भी कहीं ना कहीं से दिख रहे होंगे। या हम ये कह सकते हैं कि जो सरफेस एक साथ नजर आ रही है वो, या जो सरफेस एक साथ छुपी हुई है वो एक दूसरे की कभी भी अपोजिट नहीं हो सकते। इतनी बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि 3 का विपरीत ना तो 1 हो सकता ना ही 4 हो सकता। हाँ, 3 का विपरीत 2 हो सकता है या 5 हो सकता है या 6 हो सकता है। इसी प्रकार 4 का विपरीत मुझसे पूछे तो 4 का विपरीत 3 और 1 नहीं हो सकता, 4 का विपरीत 2 हो सकता है या 5 या 6। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर मुझसे 5 का ही विपरीत पूछा गया तो जी 5 का विपरीत मैं कंफर्म रूप से कह सकता हूं कि 2 मेरा आंसर नहीं हो सकता, 6 मेरा आंसर नहीं हो सकता। ये बात तो मैं कंफर्म रूप से कह सकता हूं, लेकिन 5 का विपरीत 1 होगा या 3 होगा या 4 होगा, ये मैं कंफर्म नहीं बता सकता। हाँ, इतना बता सकता हूं कि 5 का विपरीत इन तीनों में से कोई एक नंबर होगा, लेकिन कौन सा होगा ये मुझे नहीं पता। क्यों? क्योंकि ये पासा कौन सा है, सामान्य है। तो बात ही आती है कि सर जी फिर ऐसे सवालों को कैसे सोल्व किया जाए। तो ऐसे सवालों को सोल्व किया जाता है ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड। समझ गए? जिस प्रकार से आपको ऑप्शन मिलेंगे वैसे ही आपको टिक करना पड़ेगा। जैसे सेम सवाल है और आपसे पूछा गया है जी 5 का विपरीत कौन सा नंबर होगा। ठीक है। और ऑप्शन मान लीजिए इस प्रकार से लिखे गए जी। ऑप्शन देखना ध्यान से। ऑप्शन 1 है जी 1 3 4। ऑप्शन नंबर डी है जी कैन नॉट डिटरमाइंड। इसी प्रकार से यही ऑप्शन मान लीजिए ऐसे दे दिए जाएं। ऑप्शन यही सवाल पूछा गया 5 के विपरीत कौन सा नंबर आएगा और ऑप्शन कुछ अलग दे दिए गए। जैसे मान लीजिए दिया गया जी 2 5 6 और ऑप्शन नंबर डी है मान लीजिए 3। यही ऑप्शन मान लीजिए ऐसे दे दिए जाए कि जी 5 का विपरीत बताइए। आपसे पूछा जी 1 3 3 4 1 3 4 और ऑप्शन डी है जी कैन नॉट डिटरमाइंड। यही ऑप्शन मान लीजिए ऐसे दिए गए 1 3 4 या 1 3 4। यही ऑप्शन मान लीजिए ऐसे दिए जाएं आपको कि कहा गया कि भाई 2 5 5 6 1 3 या कैन नॉट डिटरमाइंड। ठीक है। कुछ भी दे सकता है ऑप्शन, किसी प्रकार से अरेंज कर सकता है वो। ठीक है। यही ऑप्शन मान लीजिए इस प्रकार से दे दिए जाए। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर 1 है जी 3 5 या 3 2 6 और इनमें से कोई नहीं। दिख रहा होगा। और यही ऑप्शन मान लीजिए ऐसे दे दिया जाए कि 4 6 2 और ऑप्शन नंबर डी है जी कैन नॉट डिटरमाइंड। कैन नॉट डिटरमाइंड का मतलब है कि जी निर्धारित नहीं कर सकते कौन सा हमारा सही आंसर होगा, ये हम नहीं बता सकते। तो जरा ध्यान से देखेंगे। सवाल सेम है जी 5 का विपरीत कौन सा होगा नंबर। तो आप अगर पहले ऑप्शन को देखोगे, इस पहले वाले को, तो इसमें आप देख रहे हैं कि जी 5 का विपरीत 1 हो सकता है क्या जी? 5 का विपरीत 1 हो सकता है। भाई आप पहले बताइए 5 का विपरीत क्या हो सकता है? 5 का विपरीत 1 हो सकता है, 3 हो सकता है या 4 हो सकता है। ठीक है। अब आपको देखो जी 1 भी है, 3 भी है, 4 भी है, लेकिन इन तीनों में से कौन सा मेरा कंफर्म आंसर है, पक्का आंसर है, वो मैं नहीं बता सकता। तो मुझे कहां जाना पड़ेगा? ऑप्शन नंबर डी के पास, कैन नॉट डिटरमाइंड।
अब अगले ऑप्शन पे जाने से पहले यहां देखते हैं, तो सेम ऑप्शन है लेकिन ऑप्शन नंबर डी में बदलाव किया गया 1/3/4। तो मुझे पता है कि मेरा आंसर 1 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, लेकिन इन तीनों में मैं कंफर्म नहीं हूं कि इनमें से कौन सा मेरा पक्का आंसर होगा। लेकिन ऑप्शन डी में आपको दिया गया जी 1 3 4। हाँ, ये मैं जानता हूं कि 5 के विपरीत 1 3 4 में से कोई एक नंबर होगा, लेकिन कौन सा होगा ये मुझे कंफर्म नहीं है। तो इसमें कहां जाना पड़ेगा? ऑप्शन नंबर डी के पास। हाँ जी, इनमें से तो कोई आंसर बनेगा, है ना। अगला देखो जी, ये ऑप्शन दिए गए, तो 5 का विपरीत 5 खुद नहीं हो सकता, कोई भी नंबर खुद का विपरीत थोड़ी होगा। अच्छा जी, और 5 का विपरीत 2 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि 5 के साथ 2 नजर आ रहा है। एक साथ नजर आने वाली सतह एक दूसरे के विपरीत नहीं हो सकती। अच्छा जी, 5 का विपरीत 6 हो सकता है कि नहीं? क्योंकि 5 के साथ 6 नजर आ रहा है और 7 नजर आने वाली सरफेस एक दूसरे के विपरीत नहीं हो सकती। अब आप देखो, आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे, 3 आपने कंफर्म काट दिया कि जी 2 मेरा आंसर नहीं होगा, 6 मेरा आंसर नहीं होगा, 5 मेरा आंसर नहीं होगा। लेकिन एग्जाम में तो सही एक ऑप्शन तो टिक करना पड़ेगा ना, तो कहाँ टिक करेंगे जी? ऑप्शन नंबर डी के पास, क्योंकि इनमें 3 ही है भाई। 3 तो मेरा कंफर्म आंसर नहीं, तो कहाँ टिक करेंगे? डी पर। ठीक है, अगला देखिए, 1 3 3 4 1 3 4 कैन नॉट डिटरमाइंड। तो 1 और 3 में मुझे पता है आंसर तो हो सकता है कि, लेकिन कौन सा है मुझे पता नहीं है। 1 3 और 4 में भी वही कंडीशन है, लेकिन हाँ, इन तीनों में से कोई ना कोई एक मेरा आंसर है, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा यहां पे। ठीक है भाई, अगला देखो, सवाल सेम ही है, 5 का विपरीत। ऑप्शन अलग अलग प्रकार से आपको दिए गए हैं, एग्जाम में भी इसी प्रकार से पूछा जाता है। देखो, ये पासा अगर स्टैंडर्ड होता तो हमें इतनी दिक्कत ही नहीं होती। पासा है ये सामान्य, और एग्जाम में जो क्वेश्चन बनता है तो सामान्य से ही टिपिकल सवाल बन के आता है जो आपको फंसा देता है। ठीक है भाई, तो देखिए 5 का विपरीत 2 और 5 नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि 2 तो 5 के साथ नजर आ रहा है और 5 खुद का विपरीत नहीं हो सकता। 5 और 6 नहीं हो सकता। अब 2 ऑप्शन है, या तो 1 और 3 पे कंफर्म कीजिए या फिर कैन नॉट डिटरमाइंड पर टिक कीजिए। तो आप मुझे बताइए, क्या 1 और 3 ही आंसर हो सकते हैं? नहीं, हम जानते हैं कि जी 5 का विपरीत हो सकता है या तो 1 या 3 या फिर 4। इनमें तो 4 गायब। अगर यहां पे मान लीजिए 4 और होता तो यह आंसर हो जाता, लेकिन यहां पे 4 नहीं है, तो ये मेरा आंसर नहीं होगा। आंसर होगा जी ऑप्शन नंबर डी, कि मैं डिसाइड नहीं कर सकता, निर्धारित नहीं कर सकता कि 1 मेरा आंसर होगा या फिर 3 मेरा आंसर होगा। क्लियर है? अगला देखिए, सवाल सेम है, ऑप्शन बदल दिए गए हैं। तो जी 5 का विपरीत क्या 2 होगा? नहीं। क्या 6 होगा? नहीं। अब आपके पास 2 ऑप्शन बच गए, या तो 3 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप मुझे बताइए, ऊपर जो ऑप्शन 3 दिए गए हैं, ये जो 3 ऑप्शन दे रखे हैं, क्या इनमें से कोई एक ऐसा ऑप्शन है जो आपका आंसर हो सकता है? बिल्कुल। आप कहेंगे जी 3 है, वो 5 का अपोजिट हो सकता है। इनमें से कोई नहीं का मतलब इनमें से कोई भी आंसर नहीं है क्या? इनमें से कोई नहीं है, इसका मतलब क्या इनमें से कोई भी आंसर नहीं है? है। कौन सा जी? 3। तो यहां पे ए पर टिक करेंगे, इनमें से कोई नहीं पर नहीं करेंगे। अब यही ऑप्शन मैंने दोबारा चेंज कर दिया। ठीक है, तो ध्यान से देखोगे, एक में है जी इनमें से कोई नहीं, और एक में है जी कैन नॉट डिटरमाइंड। तो मुझे पता है 5 का विपरीत 6 और 2 तो होगा नहीं। अब आपके पास 4 या कैन नॉट डिटरमाइंड। तो अगर यहाँ पे इनमें से कोई नहीं या कोई और ऑप्शन होता तो हम 4 पर टिक कर देते, लेकिन जी 4 है वो कंफर्म नहीं है मेरा। 4 है वो कंफर्म नहीं है, तो कहाँ जाना पड़ेगा? कैन नॉट डिटरमाइंड पे, क्योंकि मैं जानता हूँ 4 के अलावा 1 या 3 भी अपोजिट हो सकते हैं। ठीक है भाई, तो ये है सामान्य पासे की जब एक आकृति दी जाएगी तो अलग अलग वैरायटी से आपको ऑप्शन दिए जाते हैं जिनको आपको टिक करना होता है। ठीक है भाई, बताइए समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो ऑप्शन में एक एग्जाम्पल और दे देता हूं ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। जैसे मान लीजिए भी पासे की आपको एक आकृति दी गई, इस प्रकार से कोई पासा आपको दिया गया।
और आपसे पूछा जाए 3 का विपरीत कौन सा नंबर होगा। और मान लीजिए आपको ऑप्शन इस प्रकार से दिए गए, जरा ध्यान से देखेंगे। 3 का विपरीत आपसे पूछा है, ऑप्शन नंबर है जी 2, 4, 1, 1, 5, 6। यही ऑप्शन मान लीजिए इस प्रकार से दे जाते हैं। सवाल सेम रहेगा, ऑप्शन चेंज कर रहा हूं केवल। सवाल आपसे यही है 3 के विपरीत क्या है, अगर ऑप्शन इस प्रकार से है जी 1, 5, 5 या 6, 1, 5, 6 और ऑप्शन नंबर डी है जी 4। यही ऑप्शन मान लीजिए ऐसे दिए जाते हैं कि जी 3 का विपरीत मान लीजिए पूछा है जी 2, 4, 6 या आपसे पूछा गया जी 3, तो कहाँ टिक करेंगे। ठीक है, तो ज़रा गौर कीजिए। मैंने क्या बताया, जब भी पासे की आकृति दी जाएगी तो पहला काम क्या करेंगे, चेक करेंगे पासे को कि वो मानक है या सामान्य है। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि अगर पासा मानक हुआ तो टाइम वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है। अपोजिट का योग 7 होता है, इस नियम से सोल्व कर देंगे। लेकिन यहाँ पे हम देखें तो जी 4 और 3 7 होते हैं, 7 से पासा जर्नल बन जाता है, यानी 7 से सामान्य। समझ में आ गई। दूसरी बात यह कि जी 2, 3, 4 एक साथ नजर आने वाली सरफेस एक दूसरे के विपरीत नहीं हो सकती। हिडन कौन कौन सी है जी 1, 5 और 6। मुझसे पूछा गया जी 3 का विपरीत कौन सा नंबर होगा, तो 3 का विपरीत मुझे पता है 2 या 4 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता बच्चे, क्योंकि 3 के साथ 2 और 4 नजर आ रहे हैं। एक साथ नजर आने वाली सतह एक दूसरे के विपरीत नहीं हो सकती। क्लियर है। अब बात करते हैं जी 3 का विपरीत। तो 3 का विपरीत या तो 1 होगा या 5 होगा या फिर 6 होगा। इनमें से कौन सा कंफर्म अपोजिट होगा ये मैं नहीं बता सकता। लेकिन जब इस प्रकार के सवाल को सोल्व किया जाता है तो ऑप्शंस की मदद ली जाती है, जिसको ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड कहा जाता है। यानी जिस प्रकार के ऑप्शन होंगे उसी प्रकार से हमारा आंसर बदलता रहता है। ठीक है भाई। अब जैसे मान लीजिए 3 का विपरीत यहां पे पूछा है जी, तो 3 का विपरीत मुझे पता है कंफर्म रूप से 2 नहीं हो सकता, 4 नहीं हो सकता। अब मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो मैं 1 पर टिक करूं या 1, 5, 6 पर टिक करूं। तो मुझे पता है जी 1 मेरा कंफर्म नहीं है, लेकिन ये मुझे पता है कि हाँ 1, 5, 6 में से कोई एक नंबर है जो 3 का विपरीत हो सकता है। तो कहां टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर डी पर टिक करेंगे। समझ में आया। अगर वीडियो पसंद आ रही है, समझ में आ रही तो वीडियो को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। ठीक है भाई। अगला देखो, 3 का विपरीत 1 और 5 हो सकता है क्या, 5 और 6? हाँ जी, इनमें से भी कोई हो सकता है। क्या 3 का विपरीत 4 हो सकता है क्या? नहीं, ये तो कन्फर्मली हमने काट दिया। अच्छा जी, एक ऑप्शन नंबर सी और है कि 1, 5, 6। तो मुझे पता है 1, 5 में भी से कन्फर्म नहीं हो पाऊंगा, 5, 6 में से भी कन्फर्म नहीं हो पाऊंगा। हाँ, इन तीनों में से कोई ना कोई एक नंबर है जो मेरा आंसर हो सकता है। तो कहाँ टिक करेंगे जी, 3 नंबर पे। ठीक है। अगला देखो, 3 का विपरीत 2 हो सकता है क्या? नहीं। 3 का विपरीत 4 हो सकता है क्या? नहीं। क्या 3 खुद का विपरीत हो सकता है क्या? नहीं। तो कहाँ टिक करेंगे जी, सी नंबर पे। ठीक है। तो यहां से हमारी ये पहली टाइप खत्म होती है जब पासे की एक आकृति दी जाए। ठीक है भाई। अब आगे बढ़ते हैं दूसरी टाइप पर। तो अगर आपको समझ में आया है तो थम्स अप कीजिए, अंगूठा दिखाइए। अब देखते हैं जी दूसरी टाइप, व्हेन 2 फिगर आर गिवन। जब पासे की 2 आकृतियां दी जाएं, तो जैसे मान लीजिए पासे की 2 आकृतियां आपको दी गई भाई, जैसे मान लीजिए 2, 4, 6। ये आकृति आपको दी गई। तो पहली बात तो ये है कि सर जी ये 2 आकृतियां जो दी गई हैं, क्या ये 2 अलग अलग पासे हैं? नहीं, ये एक ही पासे को अलग अलग एंगल से आपको दिखाया गया है। ठीक है। चाहे पासे की 2 आकृति हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, कितनी भी हो, वो हमेशा एक डाइस होता है, एक ही पासा होता है, उसको अलग अलग एंगल से आपको दिखाया जाता है। ठीक है भाई।
तो करना क्या है कि सेम काम यहां पे करना है, यहां भी चेक करेंगे कि पासा ये स्टैंडर्ड है या जर्नल है। ठीक है, तो देखिए यहां पे देखोगे 2 4 6 4 6 2 8 कहीं भी 7 नहीं मिलेगा। यहां पे देखोगे 2 3 3 1 2 1 कहीं भी 7 नहीं है। अगर कहीं भी 7 नहीं है तो पासा कौन सा होगा? मानक होगा, स्टैंडर्ड होगा। मान लीजिए यहां पर 1 की बजाय मान लीजिए 4 होता तो आप करते जी यहां पे तो 7 नहीं मिला लेकिन यहां पे 7 है, तो क्या इसका मतलब ये पासा मानक और ये सामान्य है? नहीं। अगर कहीं भी 7 नहीं मिले तो पूरा पासा मानक होगा, और अगर कहीं भी 7 मिल रहा है, कहीं भी मान लीजिए 4 आकृति दी गई, 3 में आपको 7 नहीं मिला लेकिन चौथी आकृति में आपको 7 मिल जाता है, तो 7 से पूरा पासा सामान्य होगा। फिर उस पर सामान्य पासे के रूल लगेंगे। और अगर कहीं भी 7 नहीं है तो फिर वो पासा मानक होगा, स्टैंडर्ड होगा, फिर उस पर स्टैंडर्ड के रूल लगेंगे। ठीक है भाई, तो यहां पर 1 लिखा हुआ था, इसका मतलब ये पासा कौन सा है दोस्तों? ये जो पासा आपको दिखाई दे रहा है, जिस पासे की आकृतियां आपको दिख रही हैं, वो कौन सा है? स्टैंडर्ड है, मानक है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये, पहली बात तो आपको समझ में आ गई पासा कौन सा है? स्टैंडर्ड है। तो स्टैंडर्ड से सोल्व कर सकते हैं कि जी 2 का विपरीत क्या होगा? 5। क्यों? क्योंकि 2 और 5 मिलकर ही 7 बनाते हैं। मानक पासे में हमेशा विपरीत सतह के अंकों का योग कितना होता है? 7 होता है। ठीक है भाई। अच्छा, 3 का विपरीत पूछे तो 4, 6 का विपरीत पूछे तो 1, क्योंकि मानक पासे में हमेशा यही कंसेप्ट होता है। अपोजिट का योग कितना होगा दोस्तों? 7 होगा। ठीक है, यहां पर एक और रूल लगा हुआ है। क्या लगा भाई? कि जब पासे की 2 आकृतियां हैं, पासे की 2 आकृतियां, चाहे पासा सामान्य है या मानक है, इस बात से फर्क नहीं पड़ता। आकृतियां कितनी हैं? 2। और आप देख रहे हैं कि इसमें एक एक नंबर कॉमन है। क्या कॉमन है जी? आप देख रहे हैं यहां पे भी 2 है, यहां पे भी 2 है। अच्छा जी, कॉमन है। एक और खासियत है। क्या खासियत है जी? 2 यहां भी फ्रंट पर है, यहां भी फ्रंट पर है। तो आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए कि जब किसी पासे की 2 आकृतियां दी जाएं और उनमें एक नंबर कॉमन हो तथा एक ही सतह पर कॉमन हो, तो बची हुई सरफेस एक दूसरे की अपोजिट हो जाती है। कैसे? हम देख रहे हैं कि जी 2 का यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, यहां भी 2 फ्रंट पर है, यहां भी फ्रंट पर है। तो 4 का विपरीत क्या हो जाएगा? 3। 6 का विपरीत क्या हो जाएगा? 1। तो 4 का विपरीत हुआ जी 3, 6 का विपरीत हुआ जी 1। 2 का विपरीत कौन सा होगा? तो 2 का विपरीत वो नंबर जो अभी तक नहीं आया। कौन सा नहीं आया जी? 5। तो आप देख रहे हैं यहां भी अपोजिट का योग कितना हो रहा है? 7, क्योंकि पासा कौन सा है? ये मानक है। ठीक है भाई, तो मानक पासे में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर पासा मानक है तो फिर चाहे उसकी आकृति 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक रूल लगता है, अपोजिट का योग कितना होगा? 7 होगा। ठीक है, अब देखते हैं एक और सवाल। जैसे मान लीजिए आपको आकृति इस प्रकार से दी गई भाई, ये पहली आकृति और ये दूसरी आकृति। ठीक है भाई, ये दूसरा सवाल आपको दे दिया। अब पहला काम यहां भी आपको यही करना है कि चेक करेंगे कि पासा मानक है या सामान्य है। तो देखो यहां पे कहीं भी 7 नहीं है, लेकिन यहां पे चेक करोगे 6 और 1 कितना हो रहा है? 7। इसका मतलब ये पासा कौन सा है? सामान्य है। लेकिन जो अभी मैंने रूल बताया है वो सामान्य पर भी लागू होगा और वो मानक पर भी लागू होगा। क्या रूल बताया है जी? आप यहां पे देख रहे हो कि 6 यहां भी कॉमन है, 6 यहां भी कॉमन है, यहां भी 6 टॉप पर है, यहां भी 6 टॉप पर है। तो जब पासे की 2 आकृतियां दी जाएं, चाहे वो साधारण हो चाहे मानक हो, दोनों में एक नंबर कॉमन हो, एक ही सतह पर कॉमन हो, तो बाकी की जो सतह हैं एक दूसरे की अपोजिट हो जाती है। तो यहां पे 2 सामने है, यहां सामने क्या है दोस्तों? 4। तो 2 का विपरीत 4। यहां राइट में 3 है, यहां राइट में क्या है दोस्तों? 1। तो 3 का विपरीत क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो लिख लीजिए 2 का विपरीत 4 होगा, 3 का विपरीत 1 होगा, तो 6 का विपरीत क्या हो गया दोस्तों? 5 हो गया। ठीक है भाई, क्यों? क्योंकि ये पासा कौन सा था? सामान्य था, जर्नल था। ठीक है दोस्तों, एक एग्जाम्पल और लेते हैं।
जैसे मान लीजिए आपको पासे की दो आकृतियां दी गई, ये पहली आकृति और ये दूसरी आकृति। अब इसमें मान लीजिए आपसे पूछा गया जी 5 के विपरीत कौन सा नंबर आएगा, ये आपसे पूछा गया। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि पासा कौन सा है। तो जी 4 और 3 7 हो रहे हैं, पासा इसका मतलब कौन सा है दोस्तों, ये सामान्य पासा है। अच्छा जी, आप देख रहे हैं कि 4 यहां भी कॉमन है, यहां भी कॉमन है, यहां भी 4 राइट में है, यहां भी 4 राइट में है। तो मैं आराम से कह सकता हूं 3 का विपरीत क्या होगा, 5 होगा, और 2 का विपरीत क्या होगा, 6 होगा, और जो ये 4 जो एक नंबर कॉमन है इसका विपरीत क्या होगा, 1 होगा। अब मुझसे पूछा क्या है दोस्तों, 5 का विपरीत, तो 5 का विपरीत मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यानी जब एक नंबर कॉमन है, एक ही सतह पर कॉमन है, तो फिर बची हुई सरफेस क्या हो जाती है, एक दूसरे की अपोजिट हो जाती हैं, विपरीत हो जाती हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास को हम यहीं ख़त्म करते हैं। जब कल आप पढ़ोगे तो इससे हम आगे की वैरायटी को पढ़ेंगे। तब तक धन्यवाद। अगर आप हमारे साथ ग्रुप में जो है इस बैच में आना चाहते हैं, ठीक है, ये हमारा ड्रीम बैच है, इसमें आपको कंप्लीट कोर्स मिलेगा ऑनलाइन, मैथ, रीजनिंग, जीके और आपकी हिंदी। तो आप हमारी ऐप को डाउनलोड कीजिए जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और उसके बाद बैच को परचेज कर लीजिए। ठीक है, 1 साल की वैलिडिटी के साथ आपको ये बैच मिल रहा है, जल्दी से जाके आप ज्वाइन कर लीजिए। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। धन्यवाद।